Just 16 hours sweet little wife. ओबेरोय मयाशन। देव की काकी को पहले ही इन्फॉर्म कर दिया था कि वीर अपने साथ किसी लड़की को लेकर आ रहा है, इसलिए उन्होंने पहले ही छवि के लिए रूम तैयार करवा दिया था। छवि की हर जरूरत का सामान देव की काकी ने उसके रूम में रखवा दिया था। वीर जब छवि को लेकर मेंशन में आता है तो देव की काकी पहले से ही वहां वीर का इंतजार कर रही थी। देव की काकी जब वीर की बाहों में सोई हुई छवि को देखती है तो वह वीर के पास जाकर कहती है, देव की काकी, वीर बाबा जैसा आपने कहा था आपके रूम के पास वाला रूम मैंने बेबी जी के लिए तैयार करवा दिया है। वीर हमम। फिर वीर सीढ़ियों से सीधा ऊपर छवि को उसके रूम में ले जाकर धीरे से उसे बेड पर सुला देता है और एक ब्लैंकेट से अच्छे से कवर कर देता है। वीर प्यार से छवि के सिर पर हाथ फेर कर उसके फोरहेड पर किस कर लेता है और फिर उस रूम से बाहर आ जाता है। वीर छवि के रूम से निकलकर अपने रूम में आता है और सीधा बाथरूम में चला जाता है फ्रेश होने के लिए। थोड़ी देर में चीर शावर लेकर रूम में आता है और क्लोजेट में चला जाता है। क्लोजेट में जाकर वह अपने लिए एक लोअर और टी शर्ट निकालता है, जिसे पहनकर वह रूम से निकालकर नीचे लिविंग रूम में आ जाता है। लिविंग रूम में सोफे पर देव की काकी भी बैठी हुई थी। वीर भी ठीक उनके सामने ही जाकर बैठ जाता है। देव की काकी, वीर बाबा वह लड़की कौन है जिसे आप लेकर आए हैं? मैंने ऐसी पहली लड़की देखी है जो आपके इतने करीब थी। वीर, उसका नाम छवि मिश्रा है और छवि सिर्फ मेरे ही नहीं बल्कि नील के भी बहुत ज्यादा करीब है। काकी में कुछ समझी नहीं। वीर, छवि हमारी जिंदगी है काकी, हम दोनों ही उससे बहुत प्यार करते हैं और बहुत जल्द हम छवि से शादी करने वाले हैं। काकी, यह आप क्या कह रहे हैं? वीर बाया, आप दोनों भाई एक ही लड़की से कैसे प्यार कर सकते हो और शादी यो भी एक ही लड़की से? ऐसा कैसे हो सकता है? वीर, क्यों नहीं हो सकता काकी? काकी, समाज आपकी शादी को कभी नहीं मानेगा। वीर, यह जिंदगी हमारी है और इसे हम जैसे चाहे वैसे जी सकते हैं। किसी को भी हमारी जिंदगी में दखल देने का कोई हक नहीं। जब हम दोनों भाइयों को इस बात से कोई इतराज नहीं तो किसी तीसरे को भी इस बात से कोई इतराज नहीं होना चाहिए। काकी, और देवी जी का क्या? उन्हें भी इस बात से कोई इतराज नहीं है। वीर, अभी हमारी छवि से इस बारे में कोई बात नहीं हुई है। काकी, अगर देवी जी ने आप दोनों से शादी करने से इनकार कर दिया थी? वीर, अगर छवि को हम दोनों से शादी करने से कोई इतराज हुआ तो उसे हम दोनों में से किसी एक से शादी करना होगी और मैं चाहता हूं कि छवि नील से शादी करे क्योंकि मैंने नील की आंखों में छवि के लिए बेहिसाब मोहब्बत देखी है। काकी, और मैं इस वक्त आपकी आंखों में बेबी जी के लिए बेहिसाब मोहब्बत देख रही हूं। वीर, मैं सिर्फ सबसे ज्यादा अपने भाई से मोहब्बत करता हूं और अपने भाई की मोहब्बत के लिए मैं अपनी मोहब्बत कुर्बान कर सकता हूं। काकी, मैं बस चाहती हूं कि आप दोनों भाई खुश रहे। अगर आप दोनों को ही बेबी जी पसंद है तो मैं भगवान से प्रार्थना करूंगी कि बेबी जी भी आप दोनों को पसंद करें और आप दोनों से शादी करने के लिए तैयार हो जाए। चीर, काकी, छवि की तबीयत अभी ठीक नहीं है, इसलिए छवि का पूरा ख्याल आपको रखना है। उसकी हर छोटी बड़ी जरूरत को आपको ही देखना है। अभी यह सो रही है, उसके के लिए हेल्दी सूप बनवा देना। काकी, ठीक है वीर बाबा, थोड़ी ही देर में डिनर का टाइम हो जाएगा, मैं अभी से शेफ को कह देती हूँ। इतना कहकर काकी किचन में चली जाती है। वीर सोफे पर अपना सर टिककर अपनी आंखें बंद करके गहरी सोच में डूब जाता है। थोड़ी देर में नील भी ऑफिस से आ जाता है। वह मेंशन में आता है तो देखता है लिविंग रूम में ही वीर सोफे पर आंखें बंद करके बैठा है। नील भी वीर के पास बैठ जाता है। वीर अपनी आंखें खोलकर देखता है तो नील उसे ही देख रहा था। नील, क्या हुआ भाई, आप ठीक तो हैं? वीर, हमम। नील भाई, आप प्रिंसेस को अपने साथ ले आए, कहाँ है वह? वीर, हाँ, वह इस वक्त अपने रूम में सो रही है। नील, अरे वाह, वह आपके साथ आने के लिए मान गई। वैसे कैसे मनाया आपने उसे? वीर, मुझे छवि को मनाने की जरूरत ही नहीं पड़ी, वह अपनी मर्जी से मेरे साथ आई है। नील, ठीक है, ये तो अच्छी बात है, हम प्रिंसेस के घर पर इन्फॉर्म कर देंगे कि वह हमारे साथ है। वीर, नहीं नील, छवि नहीं चाहती कि उसके घर वालों को पता चले कि वह कहाँ है। नील, ऐसा क्यों भाई? वीर, पता नहीं नील, ये तो हमें छवि ही बता सकती है। नील भाई, क्या प्रिंसेस के घर वाले परेशान नहीं हो रहे होंगे? वीर, यही तो मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है। वैसे मैंने रिहित से कहा है छवि की इन्फॉर्मेशन लाने के लिए, थोड़ी देर में ये भी आता होगा। नील, ओके भाई, मैं फ्रेश होकर आता हूँ। वीर, हमम। नील सोफे से उठते वक्त वीर के गाल पर किस कर लेता है और जल्दी से ऊपर अपने रूम में चला जाता है। नील के ऐसा करने से वीर के चेहरे पर स्माइल आ जाती है। नील अपने रूम में जाने से पहले छवि के रूम में जाता है जहां पर छवि अभी भी आराम से सो रही थी।
नील मुस्कुराकर छवि के पास बैठ जाता है और प्यार से छवि के सर पर हाथ फेर कर कहता है, वेलकम टू आवर लाइफ, और फिर झुककर छवि के फोरहेड पर किस कर लेता है। धीरे से वह छवि के दोनों गालों पर भी किस करता है और फिर छवि के होठों को हल्का सा अपने होठों से छू लेता है और फिर वहां से निकलकर अपने रूम में चले जाता है फ्रेश होने के लिए। थोड़ी देर में नील भी नहाकर लोअर टी शर्ट पहनकर अपने रूम से बाहर आता है कि उसे सीढ़ियों से ऊपर आती हुई देव की काकी दिखती है। उनके हाथ में सूप का बाउल था। नील उनके पास जाकर कहता है, नील काकी, क्या यह आप प्रिंसेस के लिए लेकर जा रही हैं? काकी, हाँ नील बाब, वीर बाबा ने स्पेशली यह बेबी जी के लिए बनवाया है। उनकी तबीयत अभी ठीक नहीं है ना, इसलिए। नील, खमम, लाओ मुझे दीजिए, मैं ले जाऊंगा। काकी नील को सूप का बाउल दे देती है और फिर वहां से नीचे चली जाती है। नील सूप लेकर छवि के रूम में चला जाता है। छवि अभी भी सो रही थी। नील सूप को एक तरफ टेबल पर रखकर छवि को उठाता है। नील, प्रिंसेस उठ जाओ। नील की आवाज सुनकर छवि जल्दी से उठ जाती है और अपने आसपास देखकर घबरा जाती है कि वह अभी कहाँ है, और कहती है, ये मैं कहाँ हूँ? नील, ये हमारा घर है प्रिंसेस, ओबरॉय मैंशन। चलो अब जल्दी से उठ जाओ और फ्रेश हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए वेजिटेबल सूप लेकर आया हूँ। भाई ने स्पेशली तुम्हारे लिए बनवाया है। छवि धीरे से बेड से उठ जाती है और वॉशरूम की तरफ जाने लगती है। नील छवि को अपनी गोद में उठा लेता है और कहता है, मैं तुम्हें वॉशरूम तक छोड़ देता हूँ। नील छवि को वॉशरूम तक छोड़ देता है और खुद बाहर खड़ा हो जाता है। थोड़ी देर बाद वॉशरूम का गेट खुलता है तो नील छवि के पास चले जाता है और उसे फिर से अपने गोद में उठाकर बेड पर बिठा देता है। फिर नील सूप का बाउल उठाकर छवि को अपने हाथों से सूप पिलाने लगता है। छवि नील को अपनी इतनी केयर करता हुआ देखती है तो उसकी आंखों से आंसू लुढ़ककर उसके गाल पर आ जाता है। जब नील छवि के आंसू को देखता है तो परेशान हो जाता है और अपने हाथ से उसके आंसू को पोंछकर कहता है, नील, क्या हुआ प्रिंसेस? तुम्हें कहीं दर्द हो रहा है या तुम्हें सूप पसंद नहीं आया? क्या खाना चाहोगी? जो तुम कहो वह मैं तुम्हारे लिए लेकर आऊंगा। नील की बात सुनकर छवि को अब और ज्यादा रोना आता है। वह बिना आवाज के अपनी आंखों से आंसू बहाए जा रही थी। नील सूप का बाउल साइड में रखकर छवि के चेहरे को अपने दोनों हाथों में भरकर उससे पूछता है, नील, क्या हुआ प्रिंसेस? मुझे बताओ, इस तरह तुम्हारे आंसू मुझे तकलीफ दे रहे हैं। छवि, आप क्यों मेरी इतनी केयर कर रहे हो? मुझे इन सब की आदत नहीं है। नील, अब तुम्हें आदत डालना होगी प्रिंसेस, क्योंकि हम दोनों भाई अब तुम्हारी ऐसे ही केयर करा करेंगे। छवि, लेकिन क्यों? नील, क्योंकि हम दोनों ही तुमसे बहुत प्यार करते हैं। छवि, आप दोनों? नील, हाँ, हम दोनों। छवि, लेकिन मैं प्यार के लायक नहीं हूँ। सब मुझसे नफरत करते हैं, आप भी मुझसे नफरत करो, क्योंकि मुझसे जो भी प्यार करता है वह मुझे छोड़कर चला जाता है क्योंकि मैं मनहूस हूँ। आप दोनों भी मुझे छोड़कर चले जाओगे। आप दोनों भी मुझसे नफरत करो, मैं प्यार के लायक हूँ ही नहीं। नील, ऐसा क्यों कह रही हो प्रिंसेस? किसने कहा तुमसे कि तुम मनहूस हो? ऐसा कुछ नहीं है, ये सब फिजूल की बातें हैं और इन सब बातों को अपने दिमाग से निकाल दो। और हम दोनों तुमसे प्यार करते हैं तो तुम्हें छोड़कर क्यों जाएंगे? ना हम तुम्हें छोड़कर जाएंगे और ना ही तुम्हें हमसे दूर जाने देंगे। छवि, आप सच कह रहे हो ना? आप मुझे छोड़कर कभी नहीं जाओगे? नील, हाँ, हम तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाएंगे। अब जल्दी से यह सूप फिनिश करो, तुम्हें फिर दवाई भी लेना है। नील छवि को फिर से सूप पिलाने लगता है। छवि भी अब चुपचाप नील के हाथों से सूप पी लेती है। नील, अब तुम रेस्ट करो, थोड़ी देर बाद में तुम्हें दवाई देने आऊंगा। नील छवि के रूम से निकलकर नीचे आता है जहां पर डाइनिंग टेबल पर वीर उसका इंतजार कर रहा था। नील वीर के पास वाली चेयर पर आकर बैठ जाता है। इतने में रोहित भी वहां पर आ जाता है। वीर, रोहित, अच्छे वक्त पर आए हो, आओ हमारे साथ बैठकर डिनर कर लो। रोहित, फर्स्ट बॉस मैं। वीर हल्के गुस्से में, तुम्हें हमारे साथ जान खाने में कोई प्रॉब्लम है क्या? रोहित, नहीं फर्स्ट बॉस, ऐसी बात नहीं है। नील, तो फिर आओ बैठकर खाना खा लो। फिर वह तीनों अपना डिनर करने लगते हैं। डिनर के बाद नील छवि के रूम में उसके पास चला जाता है और वीर और रोहित स्टडी रूम में चले जाते हैं। स्टडी रूम। रोहित वीर को एक फाइल देता है जिसमें छवि की इंफॉर्मेशन थी। वीर उस फाइल को देखकर कहता है, वीर, रोहित, क्या तुम्हें यकीन है कि छवि के बारे में सिर्फ यही इंफॉर्मेशन है? रोहित, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? लेडी बॉस की लाइफ बहुत ही सिंपल है, उनके बारे में जानने लायक कुछ है ही नहीं। वीर अपने मन में पता नहीं क्यों मेरा दिल इस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं है कि इस फाइल में जो इन्फॉर्मेशन है वही सच है। मुझे ऐसा लग रहा है कि छवि की इन्फॉर्मेशन को छुपाया जा रहा है।
बीर रोहित तुम जा सकते हो। रोहित ओके फर्स्ट बॉस। गुड नाइट। बीर गुड नाइट। जस्ट 17 आवर स्वीट लिटिल वाइफ। छवि अपने रूम में बैठी अपने आप से ही बात कर रही थी। पता नहीं माँ पापा और ईशानी दी मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे। वह तो बहुत गुस्सा कर रहे होंगे मेरे वहाँ ना होने पर। लेकिन अब मैं वहाँ कभी नहीं जाऊंगी। लेकिन यहाँ भी कब तक रहूंगी, एक न एक दिन तो मुझे यहाँ से भी जाना ही होगा। छवि अपने आप से बात कर ही रही थी कि नील रूम में आता है और छवि की बात सुनकर कहता है, किसने कहा तुम्हें यहाँ से जाने के लिए, तुम यहाँ से कभी नहीं जाओगी। इतना कहते कहते नील छवि के पास आकर बैठ जाता है। नील तुम कहीं नहीं जाओगी प्रिंसेस, तुम यही हमेशा हमारे साथ रहोगे। छवि लेकिन मैं किस हक से आपके साथ रहूं। नील को छवि की बात सुनकर बहुत गुस्सा आता है और वह छवि के बाजुओं को कसकर पकड़ लेता है और फिर छवि को किस करना शुरू कर देता है। नील छवि को बहुत ही रिफली किस कर रहा था, जैसे उसे सजा दे रहा हो। नील छवि के होठों को हल्का हल्का बाइट भी कर रहा था, जिससे छवि की सिसकियां निकल रही थी, लेकिन फिर भी वह नील को अपने आप से दूर नहीं कर पा रही थी। छवि की सिसकियों की वजह से नील का गुस्सा धीरे धीरे कम होने लगा था। अब वह छवि को बहुत सॉफ्टली किस कर रहा था। धीरे धीरे नील छवि को अपनी बाहों में भर लेता है, लेकिन अपनी किस ब्रेक नहीं होने देता। छवि भी नील का विरोध नहीं कर पा रही थी, उसे भी यह एहसास अच्छा लग रहा था। लगभग 15 मिनट की किस के बाद नील छवि को छोड़ता है। दोनों ही लंबी लंबी सांसें ले रहे थे। छवि यह आप अभी क्या कर रहे थे? नील तुम्हें नहीं पता। छवि नहीं, ऐसा मेरे साथ दूसरी बार हुआ है और मैंने कभी ऐसा किसी को करते हुए देखा भी नहीं है। नील दूसरी बार मतलब? छवि आपके भाई ने भी मेरे साथ कार में ऐसा ही किया था जब मैं यहाँ आ रही थी। मैंने उनसे पूछा भी, पर उन्होंने मुझे कहा मुझे ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए। नील खुश होकर, क्या भाई ने भी तुम्हें किस किया? छवि किस? क्या इसे किस कहते हैं? नील था इसे किस कहते हैं? छवि लेकिन किस तो गालों पर की जाती है। नील तुम्हारे गालों पर किसने किस किया? छवि जब मैं छोटी थी तो मेरी मम्मी मुझे मेरे गालों पर ही किस करती थी। नील लेकिन यह वाली किस हस्बैंड वाइफ करते हैं। छवि लेकिन हमारी तो शादी अभी नहीं हुई है। नील नहीं हुई है तो हो जाएगी। छवि लेकिन किस तो मुझे आप दोनों ने की है, तो क्या आप दोनों मुझसे शादी करोगे? नील हाँ, हम दोनों तुमसे शादी करेंगे। और अब कभी यह मत कहना कि हमारा तुम पर या तुम्हारा हम पर कोई हक नहीं। इतना कहकर नील छवि को टाइटली हक कर लेता है। दोनों फिर ऐसे ही एक दूसरे से बात करते हैं। वैसे एक बात बताओ, क्या हमारा तुम्हें किस करना पसंद नहीं आया? छवि ऐसी बात नहीं है, जब आप दोनों ने मुझे किस किया तो मुझे गुदगुदी हो रही थी, ऐसा लग रहा था मेरे पेट में तितलियां उड़ रही हो। नील स्माइल करते हुए, तो मतलब तुम्हें अच्छा लग रहा था? छवि शर्मा कर नील छवि से बात कर ही रहा था कि उसका मोबाइल वाइब्रेट होता है। जब वह अपना मोबाइल देखता है तो उसके मोबाइल पर वीर का मैसेज था जिसमें लिखा था, नील जल्दी से स्टडी रूम में आओ, मुझे तुमसे जरूरी बात करना है। नील अपना मोबाइल अपनी पॉकेट में रखकर छवि से कहता है, प्रिंसेस मैं तुम्हें दवाई देने आया था, तुम अपनी दवाई लो और आराम करो, हम कल सुबह बात करेंगे। मुझे अभी बहुत जरूरी काम से जाना है, ठीक है? छवि अपनी हाँ में गार्डन हिलती है। नील फिर छवि को दवाई देता है और वहां से स्टडी रूम में आ जाता है। स्टडी रूम में नील क्या बात है भाई, क्या जरूरी बात करना है आपको मुझसे? वीर नील को फाइल देते हुए, ये लो, इस फाइल में छवि की इन्फॉर्मेशन है। नील उस फाइल को ओपन करके देखकर हैरानी वाले भाव से कहता है, भाई प्रिंसेस अभी 18 साल की भी नहीं हुई है, 2 महीने बाद वो 18 साल की होगी। वीर वो अभी बहुत छोटी है। नील भाई इसमें प्रिंसेस के बारे में तो कोई खास इन्फॉर्मेशन नहीं है। वीर हाँ नील, और यही बात मुझे परेशान कर रही है। नील ऐसा क्यों भाई? वीर नील तुम खुद सोचो, छवि ने मुझसे ऐसा क्यों कहा कि वह अपनी इन्फॉर्मेशन अपने पेरेंट्स को नहीं देना चाहती कि वह कहाँ है? नील भाई इस फाइल में लिखा है कि प्रिंसेस की स्टेप मदर है, शायद इस वजह से प्रिंसेस अपने घर वापस नहीं जाना चाहती हो, शायद वह प्रिंसेस को परेशान करती हो। वीर नील छवि ने अपने स्कूल की हर क्लास में टॉप किया है और पिछले साल ही उसने द्वैत क्लास पास की है, उसमें भी उसने टॉप किया है। फिर उसे उसके फादर ने आगे क्यों नहीं पढ़ाया, जबकि छवि की स्टेप सिस्टर जो कि पढ़ाई में बस ठीक ठाक है, वह हमारे कॉलेज ओबरॉय कॉलेज में पढ़ रही है, जो कि शहर का सबसे बड़ा कॉलेज है। छवि के कोई दोस्त भी नहीं है, जबकि छवि की स्टेप सिस्टर के कई सारे दोस्त हैं।
यहाँ तक कि छवि को किसी ने भी किसी भी शादी में पार्टी में नहीं देखा क्योंकि वह कभी गई ही नहीं। रोहित ने पता करवाया कि छवि जहाँ रहती है वहाँ आसपास ज़्यादा लोग नहीं रहते हैं और जो लोग रहते हैं वह थोड़ा दूर रहते हैं, इसलिए छवि के घर में क्या होता है उन्हें इस बारे में कुछ नहीं पता। बस इतना पता है कि छवि को कभी उन्होंने घर से बाहर निकलते हुए देखा ही नहीं। शादी या पार्टी में भी सिर्फ छवि के फादर स्टेप मदर और सिस्टर ही जाया करते हैं और छवि घर पर ही रहती है। नील, ये सारी बातें तुम्हें अजीब नहीं लगी? नील, हाँ तो हो सकता है भाई छवि को ये सब बिल्कुल पसंद ना हो, ना दोस्त बनाना पसंद हो और ना ही शादी या पार्टीज अटेंड करना पसंद हो। वीर, तुम्हारी बात ठीक है, लेकिन छवि का माइंड पढ़ाई में बहुत तेज है तो फिर उसे हेल्थ क्लास के आगे क्यों नहीं पढ़ाया? नील, मुझे लगता है हमें प्रिंसेस से इस बारे में बात करना चाहिए। वीर, अभी नहीं, मुझे नहीं लगता कि छवि अभी हमें कुछ भी बताएगी। हमें पहले उसके दिल में अपनी जगह बनाना होगी ताकि वह हमसे अपने दिल की हर बात शेयर कर सके। वीर और नील थोड़ी देर और एक दूसरे से बातें करते हैं, फिर उसके बाद दोनों ही स्टडी रूम से निकलकर अपने रूम में सोने चले जाते हैं। ऐसे ही दिन बीतते गए। छवि को ओबरॉय मेंशन आए हुए 2 हफ्ते हो चुके थे। इस बीच नील और वीर दोनों ने ही छवि का बहुत ख्याल रखा, छवि को किसी बात की कोई तकलीफ नहीं होने दी। दोनों ने ही बार बार छवि को अपने प्यार का एहसास करवाया। छवि के दिल में भी अब वीर और नील के लिए प्यार बढ़ रहा था, लेकिन वह अपनी फीलिंग समझ नहीं पा रही थी। देवकी काकी ने भी छवि का बहुत ख्याल रखा। छवि ने भी देवकी काकी को अपनी माँ का दर्जा दिया। छवि देवकी काकी को काकी माँ कहकर बुलाती। इन 2 हफ्तों में अनिल ने भी अपने बॉस रमेश खन्ना के खिलाफ सारे इल्लीगल कामों की लिस्ट खोल कर रख दी थी। रमेश खन्ना ने न जाने कितने मासूमों का अपने काम के लिए मदद तक करवाया है। ये बात तक अनिल ने शक्ति को बता दी थी। अनिल ने भी रमेश खन्ना का उसके गलत कामों में भरपूर साथ दिया। वीर और नील ने रमेश खन्ना को बर्बाद करने के लिए उसके सारे शेयर्स खरीद लिए, जिस वजह से जितने भी बिजनेसमैन ने रमेश खन्ना से डील की थी उन्होंने वह सब डील कैंसिल कर दी, जिस वजह से रमेश खन्ना को काफ़ी ज़्यादा लॉस हुआ। उसके बाद वीर ने रमेश खन्ना के घर और ऑफिस में रेड करवा दी। रमेश खन्ना का घर नीलाम हो गया। अब वह अपनी दोनों बेटियों को लेकर दर दर की ठोकरें खा रहा है। जो भी सबूत वीर को अनिल से मिले थे वह सारे सबूत वीर ने पुलिस को दे दिए, जिस वजह से पुलिस रमेश खन्ना को ढूंढ रही है, लेकिन अभी तक रमेश खन्ना पुलिस के हाथों नहीं आया है। अनिल इस वक्त पुलिस कस्टडी में है, लेकिन अनिल को ये बात अभी तक पता नहीं है कि उसका किडनैप किसने किया था, क्योंकि शक्ति जब भी अनिल से मिलता था तो अपने चेहरे पर मास्क लगाकर ही उससे मिलता था और वीर और नील तो कभी अनिल के सामने गए ही नहीं थे। आगे का जानेंगे अगले भाग में। प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना आपको ये स्टोरी पसंद आ रही है या नहीं, तो ही मैं अगला पार्ट अपलोड करूंगी। 18 आवर्स स्वीट लिटिल वाइफ। राजेश जी गुस्से में बौखलाए हुए घर का सारा सामान इधर से उधर फेंक रहे थे। उर्मिला जी और ईशानी डरी सहमी सी एक तरफ खड़ी हुई थी। राजेश जी का गुस्सा कम होने का नाम ही नहीं ले रहा था। इन 2 हफ्तों में राजेश जी ने न जाने कितनी बार घर के सामान को तहस नहस किया था। राजेश जी गुस्से में हौंफते हुए कह रहे थे, पता नहीं ऐसे कौन से बिल में घुसकर बैठी है वह लड़की जो मिलने का नाम ही नहीं ले रही है। मेरे खुफिया आदमी ने उसे हर जगह ढूंढ लिया, इस शहर के हर कोने में ढूंढ लिया, यहाँ तक कि आसपास के सारे शहरों में देख लिया। आखिर वह लड़की जा कहाँ सकती है? जमीन निगल गई या आसमान खा गया? उर्मिला जी डरते हुए, आप शांत हो जाए। वह लड़की आखिर कब तक छुपी रहेगी? वह मनहूस कभी न कभी तो सामने आएगी ही, फिर उसे अच्छा सबक सिखाएंगे। राजेश जी गुस्से से चीखते हुए, चुप करो तुम, ये सब तुम्हारी और तुम्हारी इस बेवकूफ़ बेटी की वजह से हो रहा है। अगर तुमने उस दिन उस लड़की को ईशानी के साथ जाने नहीं दिया होता तो आज वह लड़की हमारे पास ही रहती। 2 हफ्ते हो चुके हैं उसे गए हुए, अभी तक तो वह मिली नहीं। लेकिन मैं भी हार मानने वालों में से नहीं हूँ, उसे पाताल से भी ढूंढ निकालूंगा। मैंने अपने आदमियों से कहकर उस रात की होटल प्लाजा की सीसीटीवी फुटेज लाने को कहा था, लेकिन पता चला कि किसी ने उस रात की सारी सीसीटीवी फुटेज डिलीट करवा दी। उर्मिला जी, ऐसा कोई क्यों करवाएगा? राजेश जी सोफे पर बैठते हुए कहते हैं, सुना है ओबरॉय ब्रदर्स को फंसाने के लिए रमेश खन्ना ने उनके लिए जाल बिछाया था, लेकिन वह अपने प्लान में कामयाब नहीं हो पाया, इसलिए रमेश खन्ना ने वह सारी सीसीटीवी फुटेज डिलीट करवा दी। लेकिन ओबरॉय ब्रदर्स बहुत पावरफुल है, पता नहीं कैसे उन्हें ये फुटेज कहां से मिल गई, जिस वजह से ओबरॉय ब्रदर्स ने रमेश खन्ना को आसमान से लाकर सीधा जमीन पर पटक दिया, उसके सारे शेयर्स अपने नाम करवा लिए, उसका घर नीलाम हो गया। अब वह दर दर की ठोकरें खा रहा है। पता नहीं कैसे पुलिस के पास उसके सारे इलीगल कामों की खबर पहुंच गई तो पुलिस उसे जगह जगह ढूंढ रही है। उर्मिला जी ने देखा कि राजेश जी का गुस्सा अब धीरे धीरे शांत हो रहा है तो वह भी राजेश जी के पास बैठकर उनसे कहती है,
उर्मिला जी हल्का हंसते हुए, मुझे तो ये रमेश खन्ना कोई बेवकूफ़ी लगता है, तभी तो इतने पावरफुल ओबराय ब्रदर्स से टक्कर लेने चला था, अब खुद ही मुंह की खा कर बैठा है। उर्मिला जी फिर चहकते हुए कहती है, आप एक काम कीजिए, आप ओबरॉय ब्रदर्स से वह सीसीटीवी फुटेज ले लीजिए, कहीं ना कहीं तो वह कलमुही भी उस फुटेज में होगी ही, जिससे हमें थोड़ी बहुत तो जानकारी उसके बारे में मिल ही जाएगी। राजेश जी, मैं पिछले 1 महीने से अपने प्रोजेक्ट के लिए ओबरॉय ब्रदर्स के साथ मीटिंग के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, लेकिन हर बार मुझे निराशा ही हाथ लगी है। ओबरॉय ब्रदर्स के साथ मीटिंग करना इतना आसान नहीं है। बड़े बड़े बिजनेसमैन को ओबरॉय ब्रदर्स के साथ मीटिंग करने के लिए न जाने कितने महीनों पहले से अप्लाई करना पड़ता है, लेकिन फिर भी उन्हें यह मौका नहीं मिलता। पता नहीं मुझे भी यह मौका मिल पाएगा या नहीं, लेकिन फिर भी मैं हार नहीं मानूंगा, क्योंकि अब तो उनके पास वह सीसीटीवी फुटेज भी है, जिससे मुझे उस लड़की के बारे में कुछ तो पता चल ही सकता है। राजेश जी अपने हाथ की मुट्ठियां बनाकर बड़े ही गुस्से में कहते हैं, बस एक बार वह लड़की मेरे हाथ लग जाए, फिर बताऊंगा उसे मैं मेरी कैद से भागने का नतीजा क्या होता है। उर्मिला जी, आप अपनी कोशिश जारी रखिए। ओबरॉय ब्रदर्स से मिलना मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं, कभी ना कभी तो आपको उनसे मिलने का मौका मिल ही जाएगा। ईशानी जब सुनती है कि उसके पापा ओबरॉय ब्रदर्स से मिलने के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो वह बहुत खुश हो जाती है और मन में सोचती है कि वह भी ओबरॉय ब्रदर्स से मिलकर रहेगी और यह मौका वह अपने हाथ से नहीं जाने देगी। शहर से बहुत दूर एक खंडहर में रमेश खन्ना अपनी दोनों बेटियों के साथ बैठे हुए थे और उनके सामने एक आदमी, जो कि रमेश खन्ना का खास आदमी था, खड़ा था और कह रहा था, बॉस, पता चला है कि ओबरॉय ब्रदर्स ने ही आपके सारे शेयर्स अपने नाम करवा लिए और आपका घर नीलाम करवा दिया। पता नहीं कैसे उनके पास उस रात की होटल प्लाजा की सीसीटीवी फुटेज पहुंच गई और उसे देखकर ही उन्होंने आपसे बदला लेने के लिए ये सब किया। मिस्टर खन्ना, लेकिन वह फुटेज तो डिलीट हो चुकी थी ना, फिर उनके पास कैसे पहुंच गई? आदमी, ये जानकारी तो मुझे भी नहीं मिल पाई, मैंने बहुत कोशिश की पता लगाने की, पर मैं नाकाम रहा। मिस्टर खन्ना, पता चला अनिल को किसने किडनैप किया था और मेरे सारे इलीगल कामों के बारे में पुलिस को किसने बताया, मेरे घर और ऑफिस में रेड किसने डलवाई? आदमी, नहीं बॉस, ये भी अब तक पता नहीं चल पाया है। मिस्टर खन्ना, मुझे तो लगता है ये काम भी उन ओबरॉय ब्रदर्स का ही होगा। पता करो सब कुछ और देवा को इन्फॉर्म करो, उससे कहो कि मुझे उसकी ज़रूरत है, मैं इस वक्त मुसीबत में हूँ, मुझे उसकी मदद चाहिए। और हाँ, अगली बार सारी इन्फॉर्मेशन लेकर ही मेरे सामने आना। आदमी, ओके बॉस। इतना कहकर वो आदमी उस खंड से चला जाता है। श्वेता, मिस्टर खन्ना की बड़ी बेटी, डैड, हम उन ओबरॉय ब्रदर को इतनी आसानी से नहीं छोड़ेंगे। आज उनकी वजह से हम दर दर की ठोकरें खा रहे हैं और यहाँ खंडार को देखते हुए हम छुप कर बैठे हुए हैं। सुनैना, मिस्टर खन्ना की छोटी बेटी, अब क्या होगा डैड? क्या हम अब ऐसे यहाँ पर ही छुप कर बैठे रहेंगे? पता नहीं हम में ऐसी क्या कमी है जो उन दोनों ब्रदर्स ने हमें आंख उठाकर देखना भी गवारा नहीं समझा। मिस्टर खन्ना, तुम उसकी फिक्र मत करो, बस सिर्फ कुछ दिनों की बात है, कुछ दिनों में यह मामला थोड़ा ठंडा हो जाएगा, उसके बाद सबक सिखाऊंगा उन्हें। मुझे बस उन दोनों की कमजोर नस का पता चल जाए, फिर ऐसा दबाऊंगा उसे कि दोनों तिलमिला उठेंगे हैं। इतना मजबूर कर दूंगा उन्हें कि वह दोनों अपनी मर्जी से तुम दोनों से शादी भी करेंगे और अपनी प्रॉपर्टी हमारे नाम भी करेंगे। फिर हमें हमारा सब कुछ वापस मिल जाएगा, पैसा, पावर, बिजनेस, सब कुछ। और फिर वह तीनों गंदी सी हंसी हंसने लगते हैं। दुबई के एक बड़े से बंगले के एक लग्जरियस रूम में एक आदमी, यही कोई 30 साल का, एक 16 साल की लड़की के साथ इंटीमेट हो रहा था। वह लड़की बहुत जोर जोर से रो रही थी और अपने आप को छुड़ाने की नाकाम कोशिश कर रही थी और कह रही थी, प्लीज़ मेरे साथ ऐसा मत करी, मुझे जाने दो। लेकिन उस आदमी पर उस छोटी मासूम लड़की की बातों का कोई असर नहीं हो रहा था और वह उसके जिस्म को जानवरों की तरह नीच रहा था। करीब 3 घंटे तक वह उस लड़की के साथ जबरदस्ती करता रहा। वह लड़की उस आदमी को झेल नहीं पाए और बेहोश हो गई। यह आदमी उठकर बाथरूम में चला गया। थोड़ी देर बाद वह शावर लेकर रूम में आया। उसने बेड पर बेहोश पड़ी लड़की को देखकर कहा, देवा को अगर कोई चीज़ पसंद आ जाती है तो यह उसकी हो जाती है, लेकिन सिर्फ तब तक जब तक देवा का उससे मन न भर जाए। फिर उसने एक सर्वेंट को आवाज़ लगाई और कहा, इस लड़की को ले जाओ यहाँ से, अब यह मेरे किसी काम की नहीं, और यहाँ की साफ सफाई भी अच्छे से करो, मुझे गंदगी बिल्कुल पसंद नहीं। देवा की बात सुनकर वह सर्वेंट अपना सर झुकाकर हाँ कहती है और अपने साथ 2-3 सर्वेंट को लाकर उस निढाल लड़की को अपने साथ ले जाती है और 2-3 सर्वेंट मिलकर उस रूम की साफ सफाई करने लग जाती है। देवा अपने रूम से निकलकर शर्टलेस बालकनी में खड़ा हो जाता है कि तभी उसका फ़ोन रिंग करता है।
फोन की दूसरी तरफ से कुछ कहा जाता है जिस पर देवा कहता है खन्ना से कहो फिक्र करने की जरूरत नहीं है, देवा उसके साथ है, उससे कहो मुझसे बात करें। 19 आवर स्वीट लिटिल वाइफ। अपनी आदत के मुताबिक वीर आज भी जल्दी उठ गया था। अपने बगल में पेट के बल सोए हुए नील को देखकर वीर अपना सर पीट लेता है और कहता है ये लड़का भी ना पता नहीं कब बड़ा होगा। इतना कहकर वीर वॉशरूम में चला जाता है। थोड़ी देर में वीर वॉशरूम से फ्रेश होकर रूम में आता है और नील को आवाज लगाता है, नील उठो, तुम्हें हर रोज उठना पड़ता है, जल्दी से उठो और फ्रेश होकर ऊपर जिम रूम में आओ। वीर अपने रूम से बाहर निकलकर थोड़ा ही आगे जाता है कि अचानक उसके कदम रुक जाते हैं क्योंकि सामने छवि का रूम था और उस रूम का दरवाजा थोड़ा सा खुला था। दरवाजा खुला देखकर वीर अपने कदम रूम की तरफ बढ़ा देता है। जैसे ही वीर रूम में जाता है तो देखता है सामने एक बहुत ही खूबसूरत लड़की फुल स्लीव अनारकली सूट पहने आईने के सामने खड़े होकर हेयर ड्रायर से अपने बाल सुखा रही थी। छवि को देखकर वीर के चेहरे पर एक बहुत ही प्यारी मुस्कान आ जाती है और वो अपने कदम छवि की तरफ बढ़ा देता है। छवि जो आईने में देखकर अपने बाल सुखा रही थी, अचानक वीर को अपने पीछे देखकर उसके चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान आ जाती है और वह पलटकर वीर से कहती है, छवि वीर आप। छवि आगे कुछ कह पाती उसके पहले ही वीर छवि को कमर से पकड़कर अपने करीब खींच लेता है और अपने होंठ उसके होंठों पर रख देता है और छवि को डीपली किस करना शुरू कर देता है। अचानक वीर के इस तरह किस करने से छवि तो दे से फ्रिज ही हो गई थी। वीर का एक हाथ छवि की कमर को कसकर पकड़ा हुआ था और दूसरा हाथ छवि के सिर के पीछे की तरफ था। वीर ने छवि के लोअर लिप को अपने दोनों लिप के बीच में लेकर उसे सक करना शुरू कर दिया। फिर वह अपनी जीभ को छवि के मुंह में इंट करके छवि के मुंह को एक्सप्लोर करने लगा। छवि तो जैसे वीर की किस में खो गई थी। वह अपनी आंखें बंद करके वीर के प्यार के एहसास को समझने की कोशिश कर रही थी। काफी लंबी किस के बाद वीर ने महसूस किया छवि को सांस लेने में दिक्कत हो रही है, तो फिर वीर ने छवि को छोड़ा और उसकी गर्दन पर किस करने लगा और हल्का हल्का बाइट भी करने लगा, जिससे छवि की सिसकियां निकलने लगी। छवि की सिसकियों से वीर के डिजायर जाग गए थे। बेख्याली में ही वीर ने छवि के ड्रेस की जीप को खोल दिया। छवि तो वीर के एहसास में इतनी खो गई थी कि उसे पता ही नहीं चला कि वीर ने उसकी ड्रेस की जिप खोल दी है। वह आंखें बंद करके वीर को महसूस कर रही थी। वीर छवि के कॉलरबोन पर किस करने लगा। अचानक वीर की नजर आईने पर पड़ी जिसमें छवि की पीठ दिख रही थी। वीर छवि को किस करते करते रुक गया। अब तक वीर की आंखों में जो प्यार दिख रहा था उस प्यार की जगह अब गुस्से ने ले ली थी, क्योंकि आईने में छवि की पीठ पर वीर को जख्मों के निशान नजर आ रहे थे। वीर ने उन निशानों को गौर से देखा। उनमें से कुछ निशान तो बहुत पुराने थे और कुछ निशान ज्यादा पुराने नहीं थे। इन कुछ वक्त में वह जख्मों के निशान भर तो गए थे, लेकिन दर्द उनमें अभी भी मौजूद था। वीर ने छवि को देखा तो वह गर्दन झुकाकर आंखें बंद करके खड़ी थी और मुस्कुरा रही थी। वीर ने छवि से पूछा, छवि तुम्हारी पीठ पर यह निशान कैसे? वीर के इस तरह के सवाल से छवि झट से अपनी आंखें खोलकर वीर को देखने लगती है और कहती है, न निशान? कैसे निशान? वीर तुम्हारी पीठ पर जो निशान है मैं उन निशानों की बात कर रहा हूँ। बताओ मुझे किसने किया तुम्हारे साथ यह सब? छवि पलट कर देखती है तो उसकी ड्रेस की जिप खुली हुई थी और आईने में उसकी पीठ पर जो निशान है वह साफ दिख रहे थे। उन निशानों को देखकर छवि की आंखें भर आई। वीर तो तुम इसलिए हाई नेक और फुल स्लीव ड्रेस पहनती हो ताकि तुम इन निशानों को हमसे छुपा सको। छवि इसका मतलब हम अब तक तुम्हारे दिल में अपनी जगह बना ही नहीं बना पाए हैं, इसलिए तो तुमने अब तक हमसे अपना दुख अपने दर्द बांटना जरूरी नहीं समझा। वीर की बात सुनकर छवि की आंखों से बेतहाशा आंसू बहने लगते हैं और वह कहती है, ऐसी बात नहीं है वीर, मैं बस अपना बीता हुआ कल हमेशा के लिए भूल जाना चाहती हूँ और अपने आज में जीना चाहती हूँ। और मेरा आज आप दोनों से है जिसमें मैं बहुत खुश हूँ। मैं अपने बीते हुए कल को याद करके दुखी नहीं होना चाहती। मुझे पता है अगर मैं दुखी होंगी तो आपको भी बहुत दुख होगा और मैं आपको भी दुख नहीं देना चाहती। वीर छवि के चेहरे को अपने दोनों हाथ में भरकर कहता है, डोंट क्राई बेबी। ये बात सच है कि तुम्हें दुख में देखकर हमें बहुत ज्यादा दुख होता है। तुम्हारी आंखों में आंसू हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकते, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि तुम्हारा बीता हुआ कल जो इतना दुख भरा था, जिन लोगों की वजह से तुम्हें इतनी तकलीफ हुई, उन्हें हम सजा ना दें। छवि नहीं वीर, मैं किसी को सजा नहीं देना चाहती। मैं आप दोनों के साथ बहुत खुश हूँ। मेरे साथ जो कुछ भी हुआ वह बीता हुआ कल था, और वैसे भी वह लोग मेरे अपने हैं, तो मैं उन्हें सजा कैसे दे सकती हूँ? छवि की बात पर वीर कुछ कहता कि तभी नील रूम में आते हुए कहता है, भाई मैं कब से आपका जिम रूम में वेट कर रहा हूँ और आप यहाँ। नील आगे कुछ कहता उसके पहले ही नील की नज़र छवि के चेहरे पर जाती है और वह पैनिक होकर कहता है, नील प्रिंसेस तुम्हारी आंखों में आंसू, क्या हुआ तुम्हें? भाई आपने प्रिंसेस को कुछ कहा क्या? ये रो क्यों रही है?
वीर मैं सिर्फ छवि से उसकी पीठ पर बने जख्मों के निशान के बारे में पूछ रहा हूँ। नील क्या जख्मों के निशान? इतना कहकर नील छवि को पलट देता है। छवि की ड्रेस की जिप अभी भी खुली हुई थी। नील छवि के बाल हटाकर उसकी पीठ पर बने जख्मों के निशानों को देखता है और कहता है ये सब क्या है प्रिंसेस? किसने किया तुम्हारे साथ यह सब? वीर छवि के उन अपनों ने जो छवि को अपना समझते ही नहीं है। वीर की बात सुनकर छवि वीर की तरफ देखती है और उसकी आंखों से और भी ज्यादा आंसू टपकने लगते हैं। नील छवि को अपनी तरफ करके उसकी दोनों बाजू पकड़कर उससे कहता है प्रिंसेस प्लीज बताओ तुम्हारे साथ यह सब किसने किया? छवि से अब बर्दाश्त नहीं हुआ, वह अपना दर्द बांटना चाहती थी। वह फक फक कर रोने लगी और नील की बाहों में समा गई। इतने दिनों में भले ही छवि के साथ सब कुछ अच्छा हो रहा था पर फिर भी उसका बीता हुआ कल भूलने लायक नहीं था। वह अकेले में बैठकर अपने बीते हुए कल के बारे में सोचा करती थी और उसकी आंखों से आंसू बहने लगते थे, लेकिन वह हमेशा चाहती थी कि वह किसी के कंधे पर सर रखकर खूब रोए और अपना दुख बांटे, लेकिन ऐसा कोई नहीं था जो छवि से उसके दुख के बारे में पूछे और छवि उससे अपना दुख बांटे। आज वीर और नील ने उसे उसके दुख के बारे में पूछा और उसके दुख में वह भी शामिल होना चाहते थे। यही सब सोचकर छवि नील की बाहों में सुकून महसूस कर रही थी। नील ने भी छवि को अपनी बाहों में कसकर जकड़ लिया और उसके सर पर प्यार से हाथ फेरने लगा। वीर भी छवि के सर पर प्यार से हाथ फेरा रहा था और उसे शांत करने की कोशिश कर रहा था। थोड़ी देर बाद छवि शांत हुई और फिर उसने मिश्रा हाउस में उसके साथ जो हुआ वह सब वीर और नील को बता दिया। छवि की आपबीती सुनकर दोनों ने गुस्से से अपनी मुट्ठियां भींच ली। उनकी आंखें गुस्से की वजह से लाल हो गई, लेकिन वह छवि के सामने अपना गुस्सा नहीं दिखाना चाहते थे। दोनों ही अपने आप को नॉर्मल करने की कोशिश करते। वीर छवि को अपनी तरफ करके कहता है, वीर छवि अब तुम हमारी जिम्मेदारी हो। किसी में इतनी हिम्मत नहीं जो तुम्हें दुख और तकलीफ दे सके, और अगर कोई ऐसा हुआ भी तो पहले उसे हमारा सामना करना होगा। और रही बात उन लोगों की जिन्हें तुम अपना कहती हो, वह कभी तुम्हारे अपने थे ही नहीं, उन्हें तो सजा मिलकर रहेगी। अगर वह तुम्हारे अपने होते तो तुम्हारे साथ ऐसा बर्ताव कभी नहीं करते। छवि कुछ कहने को होती है उसके पहले ही नील कहता है, देखो प्रिंसेस भाई बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तुम उन लोगों को क्यों बचाना चाहती हो? अगर गलती से भी तुम उन लोगों के पास चली जाओगी तो वह अपनी हरकतों से बाज नहीं आएंगे। वह तुम्हें फिर से दुख और तकलीफ देना शुरू कर देंगे, इसलिए उनके बारे में ज्यादा मत सोचो और अब इस बारे में कोई बात नहीं होगी। छवि ठीक है, आपको जैसा ठीक लगे आप वैसा कीजिए। अपने होठों का पाउडर बनाकर, मुझे अब बहुत तेज भूख लगी है। वीर मुस्कुराते हुए, ठीक है तुम ब्रेकफास्ट करने के लिए नीचे जाओ, हम भी थोड़ी देर में रेडी होकर नीचे आते हैं। छवि ठीक है लेकिन जल्दी आना, आप दोनों को पता है ना मैं आप दोनों के बगैर ब्रेकफास्ट नहीं करूंगी। नील छवि के गाल जींचते हुए, हम भी अपनी प्रिंसेस को ज्यादा इंतजार नहीं करवाएंगे। छवि मुस्कुराती हुई जाने लगती है कि तभी धीर छवि बगे आवाज लगाकर कहता है, वीर रुको। छवि वीर की बात सुनकर छवि पलटकर पूछती है क्या हुआ? तो धीर छवि की ड्रेस की जीप बंद करके कहता है, अब जाओ। छवि फिर वहां से चली जाती है। थोड़ी देर में नील और वीर भी तैयार होकर नीचे ब्रेकफास्ट करने आ जाते हैं। फिर सब एक साथ बैठकर डाइनिंग टेबल पर ब्रेकफास्ट करते हैं। वीर और नील दोनों ही छवि को अपने हाथों से खाना खिलाते हैं और छवि भी अपने हाथों से दोनों को खाना खिलाती है। तीनों में इस तरह का प्यार देखकर देवकी काकी बहुत खुश होती है और अपने मन में कहती है, भगवान इनकी जोड़ी को सलामत रखे, कभी किसी की बुरी नजर ना लगे। वीर काकी नंदिनी कितने बजे तक आने वाली है? काकी उसकी 2 बजे की फ्लाइट है। वीर ठीक है, मैं शक्ति से कह दूंगा वह नंदिनी को एयरपोर्ट पर लेने चला जाएगा। नंदिनी के बारे में सुनकर छवि कहती है, ये नंदिनी कौन है? काकी नंदिनी मेरी बेटी है। 1 साल पहले वह जिद करके लंदन चली गई थी पढ़ाई करने, लेकिन अब उसका वहां मन नहीं लग रहा है, इसलिए वापस आना चाहती है और यहीं रहकर अपनी आगे की पढ़ाई करेगी। छवि अरे वाह, मतलब मुझे एक दोस्त मिलने वाली है। छवि की बात सुनकर सब मुस्कुराने लगते हैं। नील वैसे प्रिंसेस तुम्हारा क्या ख्याल है आगे पढ़ने के बारे में? छवि मेरा तो बचपन से सपना था कि मैं एक डॉक्टर बनूं, लेकिन पापा ने मुझे 12th के आगे तक पढ़ाया ही नहीं। वीर ठीक है तो फिर डन। नंदिनी के साथ तुम भी कॉलेज जाओगी और अपनी आगे की पढ़ाई कंप्लीट करोगी और जो तुम्हें बनना है वह तुम बनोगी। छवि खुश होकर वीर को साइड हग करके कहती है, क्या सच में मैं भी कॉलेज जाऊंगी? नील भी छवि को साइड हग करके कहता है, हाँ प्रिंसेस अब तुम भी कॉलेज जाओगी। चलो अब जल्दी से एक बाइट और ले लो। छवि नहीं नील, मेरे पेट में जगह नहीं है, अब मैं नहीं खाऊंगी। नील बस ये लास्ट है। छवि जल्दी से नील के हाथ से एक बाइट ले लेती है।
नील और वीर अपना ब्रेकफास्ट करके बारी बारी से छवि के फोरहेड पर किस करके अपने ऑफिस के लिए निकल जाते हैं और छवि भी देव की काकी के पास बैठकर नंदिनी के बारे में बात करने लगती है। कार का माहौल बहुत ज्यादा गर्म था, ऐसी कि ठंडक भी कार के माहौल को ठंडा नहीं कर पा रही थी। वीर और नील के गुस्से भरे चेहरे को देखकर ड्राइवर के तो पसीने छूट रहे थे। छवि ने अपने बारे में जो कुछ भी बताया था उसे सोच सोच कर ही वीर और नील को बहुत गुस्सा आ रहा था। वीर और नील ऑफिस में पहुंचे तो सारे एम्प्लॉयज उनको देखकर समझ गए थे कि आज दोनों डेविल बहुत गुस्से में हैं। अब पता नहीं आज किसकी शामत आए होगी। केबिन में पहुंचते ही वीर और नील ने सारे एम्प्लॉयज की डिटेल चेक करना शुरू कर दिया और छोटी छोटी गलतियों को पढ़कर 2-3 एम्प्लॉयज को ऑफिस से बाहर भी कर दिया। फिर वीर ने रोहित को अपने केबिन में बुलवाया। रोहित की तो डर के मारे हालत ही खराब हो गई थी, उसे लग रहा था कि आज उसकी भी हमेशा के लिए छुट्टी होने वाली है। थोड़ी ही देर में रोहित वीर के केबिन में मौजूद था। वीर, मुझे डॉक्टर उषा से मिलना है, आधे घंटे में वह मेरे सामने होनी चाहिए। वीर की गुस्से भरी आवाज सुनकर रोहित भी कांप उठा था और अपने मन में कह रहा था, पता नहीं डॉक्टर उषा ने ऐसा क्या कर दिया जो फर्स्ट बॉस उससे मिलना चाहते हैं। रोहित ओके फर्स्ट बॉस। रोहित फिर वहां से चला जाता है। नील भाई, प्रिंसेस की मॉम उसकी स्टेप मदर है, वो उसे तकलीफ देती है, ये बात समझ में आती है, लेकिन प्रिंसेस के फादर वह तो उसके अपने हैं ना, फिर उन्होंने प्रिंसेस के साथ ऐसा क्यों किया? वह अपनी बड़ी बेटी को दिलो जान से ज्यादा प्यार करते हैं और छोटी बेटी को इतनी तकलीफ देते हैं, ऐसा क्यों? वीर, ये सब तो अब हमें राजेश मिश्रा ही बताएंगे। नील भाई, उन लोगों ने प्रिंसेस के साथ जो भी किया है उसका हिसाब तो उन्हें देना ही होगा। जो जो तकलीफ उन लोगों ने हमारी प्रिंसेस को दी है उन सारी तकलीफों से उन्हें भी गुजरना होगा। वीर, तुम ठीक कह रहे हो नील, अब उनका बुरा वक्त शुरू हो चुका है। प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग बाय IG Unlimited।